अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट 5 मार्क्स, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन। प्रीवियसली इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस कंप्लीट हो चुका है, आप जाकर चैनल पे चेक कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं उसके अंदर 36 मार्क्स हैं बोर्ड में। तो अगर ये 3 चैप्टर्स परफेक्ट कर लेंगे तो आपके एटलीस्ट 25 to 30 मार्क्स आपको आ जाते हैं ओनली 3 चैप्टर्स पे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज से। चलिए हम फर्स्ट देखेंगे एसआई यूनिट ऑफ करंट इज, ये वेरी सिंपल है। एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या है? एम्पेयर है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। जैसे लेंथ मास टाइम है वैसे ही करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका एम्पेयर है। व्हेन नो करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर, सेकंड वन देखेंगे। व्हेन नो करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव, ये नहीं, ये फॉल्स है। द एवरेज स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज 0, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पीड नहीं होता लेकिन वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी ये वाला ट्रू होता, क्योंकि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में जाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता रहता है, ये इधर जाता रहता है, मल्टीपल डायरेक्शंस में जाता रहता है। ठीक है, तो अब क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इन सारों का जो वेक्टर सम होता ना वो 0 होता, इसीलिए वहां पे नो करंट इज पास बोल के बोलते हैं हम। तो ये वेलोसिटी अगर रहा तो ये करेक्ट है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज 0। एवरेज ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेंट इज नॉन 0, ये भी नहीं होता, ये फॉल्स है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मीन वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी मीन वेलोसिटी क्या होती है? ऊपर ही देखें हम, इसकी मीन वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी 0 हो जाती। ठीक है, अगर हम ये करें तो। नेक्स्ट, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज, ओम्स लॉ के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ओम्स लॉ का ड्रॉबैक यहाँ पे क्वेश्चन आता बोर्ड में, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ बोल के। वो लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करता और सेमीकंडक्टर्स डिस्चार्ज ट्यूब के लिए काम नहीं करता, वो लिखना रहता हमारे को। यहाँ पे देखो, ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहा तो ये वैलिड है। नेक्स्ट देखेंगे, इन द इक्वेशन ए बी इज इक्वल्स टू सी, ए इज करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करता है, ए हो गया ये। सी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये ए जे हो गया, और ये बी, ये सी क्या है कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड है कहते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू ई, तो जे बी इज इक्वल्स टू ई हो गया। हाँ, तो बी क्या है बोल रहा, तो हमको एक फॉर्मूला याद रहना, जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई बोल के। ठीक है, तो जब ये सिग्मा रहता ना, सिग्मा क्या रहता मालूम है? 1 ओवर रेजिस्टिविटी रहता, तो J इज इक्वल्स टू 1 बाई रेजिस्टिविटी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। रेजिस्टिविटी इधर आ गया तो J रो इज इक्वल्स टू, तो अब ये ए बी इज इक्वल्स टू सी हो गया। ए करंट डेंसिटी, सी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बी क्या हो गया? बी रेजिस्टिविटी हो गया। अगर यही क्वेश्चन में ए इज इक्वल्स टू बी सी बोल के देता, तब बी इज इक्वल्स टू क्या होता? कंडक्टिविटी होता। ठीक है, यहाँ पे आंसर है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी भी आ सकता अगर ए बी इज इक्वल्स टू सी की जगह पे ए इज इक्वल्स टू बी सी आ जाए तो। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कौन सा है? सेमीकंडक्टर सारे नॉन ओमिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायोड है, सेमीकंडक्टर, डायोड और ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, तो वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट, द रिलैक्सेशन टाइम इन कंडक्टर, क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम? व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम पहले देखेंगे। ये दो सपोज एटम्स हैं और इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और यहां तक पहुंच के इसको टकरा गया, ये वाले एटम को या आयन को टकरा गया समझेंगे। ये टकराने के बीच का जो टाइम रहता नहीं, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक, तो अब ये क्या होता? रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर बढ़ाए तो ऑब्वियसली जल्दी जल्दी टकराता,
जल्दी जल्दी अगर टकराता मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यस डिक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराता, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है कि दो कोलिजन्स के बीच में का जो टाइम है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे हैं। तो अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा देते हैं हम पूरे कंडक्टर का, तो ये जल्दी जल्दी टकराता है। जल्दी जल्दी टकराता है मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइम कम हो रहा, ठीक है। जल्दी टकरा रहे मतलब टाइम कम हो रहा। नेक्स्ट देखेंगे, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ, ये बार बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कंडक्टिविटी के और रेजिस्टिविटी के, टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या होता। तो याद रखना, रेजिस्टिविटी होंगे चाहे रेजिस्टेंस होंगे, ये दोनों भी इंक्रीज होते हैं अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाए तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होता। टेम्परेचर अगर बढ़ाए है ना तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। सो किसके अंदर, ये कंडक्टर्स की बात चल रही है। तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाए तो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, हाँ ये ट्रू है। मेटल्स डिक्रीजेस, ये भी ट्रू दिख रहा, हाँ। मेटल्स इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता, ये फॉल्स है। सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस, सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इंक्रीज होता, दोनों ही फॉल्स, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता, जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं ना तो उसके अंदर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री होना चालू हो जाता है, फ्री होके कंडक्टिविटी बढ़ा देता है। किसको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये अभी सेमीकंडक्टर्स का अलग से लास्ट वाला टॉपिक आता, उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो अपने कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है ना तोड़ के किसी भी एक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ड्यू टू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों रहती है। देखो जैसे कि ये एक आयन है, समझेंगे, ये एटम समझ लो, ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इधर गया इधर गया इधर गया, इधर टकराता रहता। लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा था नहीं, तो वो क्या हो जाता मालूम है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता, ड्रिफ्ट हो जाता, ठीक। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज मोशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रैंडम कोलिजन्स, नहीं रैंडम कोलिजन्स नहीं है। मोशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो ड्रिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ड्रिफ्ट मतलब सडनली पूरा ऐसा जा रहा तो ऐसा नहीं जाता, थोड़े जाने वाले इधर भी जाते हैं, लेकिन जो इस डायरेक्शन में जाता रहता नहीं उन्हें इधर हो जाता। रिपल्शन टू द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आयंस, ये भी नहीं होता। कोलिजन्स ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर, ये भी नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कॉन्स्टेंटाइन वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, बिकॉज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए कॉन्स्टेंटाइन इस्तेमाल करते हैं, और एक याद रखना मैंगनीज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता नहीं वो बहुत कम होता, नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोएफिशिएंट। नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर, देखो मैं भी बताया रेजिस्टिविटी होंगे चाहे रेजिस्टेंस होंगे, दोनों भी क्या होता, दोनों भी टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज होता। तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर इंक्रीजेस विद, नहीं ये टेम्परेचर का नहीं है, इसके अंदर क्या भी रेजिस्टिविटी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे। तो यहाँ पे ना लेंथ पे डिपेंड करेगा, ना एरिया पे डिपेंड करेगा, ना किसी पे भी नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, एन आइडेंटिकल सेल्स ऑफ ईच ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस कॉम्बिनेशन, द करंट थ्रू आर इज, यहाँ पे देखो करंट आई इज इक्वल्स टू क्या होता, ई इक्वलेंट डिवाइडेड बाई आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस आर इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसके अंदर अगर सीरीज में है, आइडेंटिकल सेल्स ऑफ ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज है, तो ई इक्वलेंट होता एन टाइम्स ऑफ ई, जितने भी हैं 2 4 5 6, 2 है तो 2e, 3 है तो 3e, यहाँ पे आ गया एन ई, ऊपर आ गया एन ई, ठीक है। और आर इक्वलेंट क्या होता, आर इक्वलेंट क्या होता, एन टाइम्स ऑफ आर होता।
तो कैपिटल R प्लस n टाइम्स ऑफ R, ठीक है। सीरीज में अगर पैरेलल में देता तो पैरेलल में E इक्विवेलेंट E ही होता, लेकिन R इक्विवेलेंट R बाई n होता। अगर ये क्वेश्चन सीरीज की जगह पे अगर पैरेलल पूछता तो क्या लिखते हैं आंसर, करंट I इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस R बाई n, ऐसे लिखते हैं आंसर, ठीक है। तो वो नहीं दिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है NE डिवाइडेड बाई NR प्लस R, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इफ द टर्मिनल्स ऑफ सेल are connected to an external resistance, then the potential difference across the terminals is, potential difference क्या होता है, देखो potential difference का फॉर्मूला है टर्मिनल पोटेंशियल का, वो होता EMF माइनस I इंटू R, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल इज ऑलवेज लेस देन द EMF, क्योंकि EMF में से माइनस हो रहा टर्मिनल पोटेंशियल, हाँ EF में से माइनस हो रहा, EMF में से माइनस हो रहा, तो इट इज ऑलवेज लेस देन द EMF ऑफ द टर्मिनल पोटेंशियल, हमेशा EMF से छोटा रहता। नेक्स्ट, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल डेल्टा I इज इक्वल्स टू 0 एट अ जंक्शन डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ, देखो फर्स्ट रूल, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और सेकेंड रूल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दोनों याद रखना, डायरेक्ट करने आता हमारे को, सो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इफ इन एक्सपेरिमेंट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज द पोजीशंस ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज, देखो एक जो एक्सपेरिमेंट है इसका, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है सेंटर में, और इधर रेजिस्टेंस है और इधर रेजिस्टेंस है, यानी क्या बोल रहा है, अगर ये दोनों को इंटरचेंज कर दिए मतलब गैल्वेनोमीटर की जगह पे एक बैटरी रख दी और बैटरी की जगह पे गैल्वेनोमीटर रख दिया, तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में गैल्वेनोमीटर है और इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में बैटरी है। तो अगर मैं ये दोनों टर्मिनल्स के बीच में गैल्वेनोमीटर ऐसा लगा दूं जी, और इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में बैटरी लगा दूं ऐसा, तो सेम ही चलता क्या, हाँ सेम ही चलता, सो इट इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल, सो इसका आंसर है रिमेन अनचेंज्ड, तो आंसर है इसका रिमेन अनचेंज्ड। नेक्स्ट, तो मोबाइल चार्ज कैरियर्स इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर याद रखना, मेटालिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, और इसके अंदर जो आयनाइज्ड गैस रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस रहते हैं, ठीक है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, पॉजिटिव आयंस बहुत कम रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं मोस्टली आयनाइज्ड गैस। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यस डिपेंड्स ऑन द लेंथ, डिपेंड्स ऑन एरिया, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, यस ऑल ऑन द फैक्टर्स। देखो फॉर्मूला है ये, कौन सा फॉर्मूला है, R इज इक्वल्स टू रो L बाई A, तो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है रेजिस्टिविटी पे, मटेरियल पे, नेचर और लेंथ पे, एरिया पे, तो ऑन ऑल द फैक्टर्स रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी किसी पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें रॉन्ग कौन सा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये ट्रू है, हाँ ट्रू है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ ये भी ट्रू है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर, ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब लास्ट वाला ही रॉन्ग होगा। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, नो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशंस। नेक्स्ट, करंट डेंसिटी इज अ डैश एंड इट्स SI क्वांटिटी, SI यूनिटीज, देखो करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट है एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी होता करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया को करंट डेंसिटी बोलते हैं I/A, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर मोबिलिटी, मोबिलिटी का फॉर्मूला याद रखना, मोबिलिटी का अगर क्वेश्चन भी आ सकता 2 मार्क्स में, मोबिलिटी इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता E टाउ बाई m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड गया तो E टाउ बाई m, इसका करेक्ट ऑप्शन है E टाउ बाई n, ऑप्शन मोबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड विद म्यू। नेक्स्ट देखेंगे,
Here are the two statements related to the cells. The device used to maintain steady current in a circuit is called a cell. Yes, ये true है. और the potential difference between the terminals of a cell in open circuit is called EMF. Yes, ये भी correct है. Open देखो what is EMF बोल के भी क्वेश्चन आता and what is terminal potential बोल के भी क्वेश्चन आता. तो दोनों के बीच में डिफरेंस वगैरह भी बोल के क्वेश्चन आते हैं. तो याद रखना जब सर्किट ओपन रहती है ना तो उसको EMF बोलते हैं. मतलब खाली बैटरी है, उसको कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं लगाया हुआ है, खाली बैटरी है. रेजिस्टेंस है लेकिन हम क्या कर रहे हैं मालूम है, इसको एक स्विच से ओपन रख रहे हैं. ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, तो इसका ईएमएफ रहता, ये स्विच है समझ में. स्विच बंद करते ही ये ईएमएफ क्या इसमें हो जाता, ये बन जाता टर्मिनल पोटेंशियल. ठीक है. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर. नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी, ये याद रखना आपको, डिराइव भी करना है. देखो कंडक्टिविटी का सिग्मा इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, और रेजिस्टिविटी का रहता एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, याद रखना. ठीक है. तो सिग्मा इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ऑप्शन सी करेक्ट है. उसके बाद देखो किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन, इससे पहले बताया लूप रूल किस पे डिपेंडेंट है, किस पे बेस्ड है, एनर्जी पे डिपेंड है, एनर्जी पे बेस्ड है. जो फर्स्ट रूल है किरचॉफ का, कौन सा, करंट रूल भी बोलते हैं उसको, जंक्शन रूल भी बोलते हैं, वो चार्ज पे बेस्ड है. और जो लूप रूल है और वोल्टेज रूल है, लूप रूल या वोल्टेज रूल, वो किस पे बेस्ड है, वो एनर्जी पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट देखेंगे कॉलम 1, ये थोड़े से ये क्वेश्चंस होते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हैं, वी डी इज इक्वल्स टू आई बाई ई एन ए, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला है ई ई टाउ बाई एन. फिर क्या है देखो, रिलैक्सेशन टाइम है. रिलैक्सेशन टाइम आप कंडक्टिविटी से भी कर सकते हैं. ठीक है, रेजिस्टिविटी से भी कर सकते हैं. इससे देखो ये टाउ इधर आ गया, तो टाउ इज इक्वल्स टू एम बाई एन ई स्क्वायर रो, दिख रहा क्या, हाँ, टाउ इज इक्वल्स टू एम बाई एन ई स्क्वायर रो, ये वाला दिख रहा है. तो रिलैक्सेशन टाइम सी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई बाई ई एन ए है क्या, ई टाउ बाई एम. ड्रिफ्ट वेलोसिटी डी है. अब 2 बज गया. करंट डेंसिटी, यस, ये करंट डेंसिटी है. कैसा करंट डेंसिटी हो गया, ये ई एन इधर आ गया, तो आई बाई ए करंट डेंसिटी हो गया, वी डी ई एन, ये हो गया करंट डेंसिटी. आई बाई ए करंट डेंसिटी, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट एरिया करंट डेंसिटी होता. तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑब्वियसली ये हो गया. ये कहाँ से आया फॉर्मूला देखो, जो करंट डेंसिटी का है, जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, सिग्मा 1 बाई रो रहता, रो इधर आ गया, तो जे रो इज इक्वल्स टू ई. तो ई बाई जे रो होता, हाँ, ई बाई जे इज इक्वल्स टू. ठीक है. ये 2-4 फॉर्मूले हैं, मैं लास्ट में इसको रिवाइज भी करा देता हूँ एक ही साथ, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं. तो फर्स्ट ए सी बी डी, ए सी बी डी, 1 ए सेकेंड सी, 1 ए बी डी, ए सी बी डी. कुछ रॉन्ग हो गया क्या, ए फर्स्ट का डी, हाँ, ये फर्स्ट का डी है, फर्स्ट का डी, तो पूरे रॉन्ग हुए, फर्स्ट वन ही करेक्ट है. फर्स्ट का डी, सॉरी फर्स्ट का सी है, फर्स्ट का सी किधर, हाँ ये वाला है, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, हाँ थर्ड का ए, फोर्थ का बी. ये इसको केयरफुली करना, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, गड़बड़ी में रॉन्ग कर सकते हैं. नेक्स्ट देखेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ohms इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी. तो हुआ क्या मालूम है, इसकी ओरिजिनल लेंथ L थी, वो लेंथ जाके n टाइम्स द लेंथ हो गया. तो अब बोला रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ता. तो देखो रेजिस्टेंस जो R है ना, वो रो L बाई ए है, हाँ रो L बाई ए है. जब कभी भी सपोज ये पेन है, ये पेन को मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ तो इसकी लंबाई बढ़ रही, लेकिन एरिया भी तो छोटा हो रहा है, इसका जो ये एरिया था ना वो छोटा हो जाता. तो हम क्या करते मालूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है समझते हैं, तो ऊपर नीचे लेंथ और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाई करते ही क्या हो गया मालूम है, रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये नीचे एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाता. तो अब रेजिस्टेंस क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर हो गया. तो अब नया लेंथ कितना है, n टाइम्स ऑफ L है, तो R इज प्रोपोर्शनल टू NL का होल स्क्वायर. ठीक है. तो जो पहले का रेजिस्टेंस है उसको R समझेंगे, बाद में का रेजिस्टेंस R डैश, इसको डिवाइड कर देंगे, तो R बाई R डैश इज इक्वल्स टू
एल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, आर डैश इधर आ गया तो आर डैश इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर आर होता। ठीक है, थोड़ा इसको केयरफुल रहना है। तो अगर हम इसमें अगर एरिया छोटा कर रहे हैं या एरिया बढ़ा रहे हैं तब क्या होता, तब ऊपर नीचे जो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई है ए है, ऊपर नीचे आपको क्या करना पड़ता मालूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए एरिया और एरिया से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता, तब रेजिस्टेंस जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि ऊपर लेंथ इनटू एरिया वॉल्यूम कांस्टेंट रखा। ठीक है, तो मैं दोनों भी बता दे रहा हूं, आंसर रहता एन स्क्वायर आर ये वाला। नेक्स्ट देखेंगे, शायद आपको नजर आ रहा होगा ये 28 वाला। हाँ, when a wire is not connected to a battery there is no current flow, yes no current flow, कनेक्ट ही नहीं है तो in the absence of electric field free electrons move randomly and does not move in particular, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, both statements are correct and 2 is the correct explanation, yes ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें से। याद रखना स्टार्टिंग में देखें हम, which of the following is different from others, different from others। देखो वोल्ट है, ओम है, इसका मतलब अब इसका v स्क्वायर और पर ओम है तो v स्क्वायर बाई आर हुआ, एम्पेयर ओम है, एम्पेयर मतलब ये आई स्क्वायर आर हो गया, वोल्ट एम्पेयर v डॉट आई, ये सारे के सारे पावर के फॉर्मूले हैं, ये सारा, ये भी पावर का फॉर्मूला है, ये भी पावर का फॉर्मूला है, ये भी पावर का फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू वी आई, ये भी फॉर्मूला है, which is also equals to v square by r, which is also equals to I square r। ठीक है, नेक्स्ट, when a steady current flow, जब कभी steady current flow होता through a metal conductor of non-uniform cross section, then the drift velocity is, तो drift velocity का फॉर्मूला याद रखना स्टूडेंट्स, drift velocity is equals to I by E N A। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया से कैसे डिपेंडेंट है, एरिया से इनवर्सली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब एरिया बढ़ गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती, एरिया कम हुआ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाती, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वन मोमेंट स्टूडेंट्स, मैं अभी थोड़ा ये रिकॉर्डिंग का चेक करके आता हूँ। हाँ यस इट इज रिकॉर्डिंग। Okay, so consider a thin square sheet of a side L and thickness T made up of material of resistivity rho, the resistance between two opposite faces shown by the shaded areas in the figure is। तो क्या बोल रहा मालूम है, एक ये बना हुआ है, क्या है, एक स्क्वायर का शीट है, पतला सा है, ठीक है, ये इसका लेंथ है और ये इसका थिकनेस है, मोटापा है, और ये ऑब्वियसली इसका ब्रेड्थ होगा, उसको इसका जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी रो है कहते हैं। तो क्या बोल रहा हूं, द रेजिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट फेसेस शोन बाय द शेडेड रीजन, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेंगे आप बताओ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ थिकनेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थिकनेस, थिकनेस तो डिपेंड नहीं करता, ये एल पे भी डिपेंड नहीं करता, ये एल पे भी डिपेंड नहीं करता, ये थिकनेस है, यहां से यहां तक जो ब्रेड्थ है ना उस पर डिपेंड करता रेजिस्टेंस, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एल होना चाहिए। ठीक है, ना एल पे डिपेंड करता ना टी पे डिपेंड करता, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ये भी नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ये भी नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ टी हाँ ये भी है, इंडिपेंडेंट ऑफ एल दोनों भी है। रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस तो नहीं होता क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस होता, राइट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एक्वायर्ड बाय द चार्ज कैरियर्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स देयर मोबिलिटी, हाँ ये ट्रू है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ई टाउ बाई एम, या फिर आप इसको भी ये कर सकते हैं, क्या है, मोबिलिटी म्यू इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन मेटालिक कंडक्टर्स विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, हाँ ये भी करेक्ट है, ट्रू। इन सेमीकंडक्टर्स द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, ये भी ट्रू दिख रहा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज, हाँ करेक्ट है। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर इज नेगेटिव, नो नो नो, ये पॉजिटिव रहता, ये पॉजिटिव रहता, नेगेटिव इट इज फॉर
सेमीकंडक्टर्स। तो ये हमारा फॉल्स हो गया, करेक्ट ऑप्शन इसमें है डी, रॉन्ग स्टेटमेंट बोला हमने, ठीक है। नेक्स्ट, इन जनरल एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज गिवन बाय ρ इज इक्वल टू m by n स्क्वायर, सिंबल्स हैव देयर मीनिंग्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्या होता है इन मेटल्स विद इंक्रीज इन टेंपरेचर n रिमेन्स कांस्टेंट एंड टाउ इंक्रीजेस। n कांस्टेंट रहता, ऑब्वियसली n तो कांस्टेंट ही रहता। ये नंबर डेंसिटी है स्टूडेंट्स, ये नंबर डेंसिटी है। नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वो कांस्टेंट ही रहता। हाँ, सिर्फ सेमीकंडक्टर्स में चेंज होता हो। तो देखो, इन मेटल्स विद इंक्रीज इन टेंपरेचर n रिमेन्स कांस्टेंट एंड टाउ इंक्रीजेस, इंक्रीज नहीं होता टाउ, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता। यस, ये वाला करेक्ट दिख रहा। इन सेमीकंडक्टर्स विद इंक्रीज इन टेंपरेचर n डिक्रीजेस, नहीं n इंक्रीज होता और टाउ इंक्रीजेस, नहीं ये भी नहीं होता। इन सेमीकंडक्टर्स विद इंक्रीज इन टेंपरेचर बोथ n एंड टाउ, ये भी नहीं होता। तो ये रॉन्ग है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, some physical quantities are listed in column 1 and their dimensions are listed in the 2। तो रेजिस्टेंस है, करंट डेंसिटी है, रेजिस्टिविटी है। स्टूडेंट्स, जो ये है ना रेजिस्टेंस पता R इज इक्वल्स टू V बाई I। जो करंट है ना वो तो एम्पेयर में मेजर होता, और V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। तो देखो, वर्क डन है m l स्क्वायर t माइनस 2 और चार्ज है a इंटू टी और a। तो इसमें ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन हमारे को मिल जाता, a स्क्वायर ऊपर चला गया तो m l स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का हो गया। रेजिस्टेंस कहाँ पे है? हाँ, ये m l स्क्वायर t माइनस, हाँ ये है c का। अब देखो r का जो है ना ओम है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर है। तो इसके साथ अगर मैं एक L ऐड कर दूं ना, मल्टीप्लाइड बाय L, तो रेजिस्टिविटी का बन जाता। देखो ये L क्यूब आ गया है, L स्क्वायर है, L क्यूब आ गया, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी का ये हो गया। फिर करंट डेंसिटी, करंट पर एरिया, करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू I बाई A, करंट एम्पेयर में और एरिया लेंथ का स्क्वायर में, तो A L माइनस, तो L माइनस 2 करंट डेंसिटी का आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता? फर्स्ट का सी और सेकंड का ए, फर्स्ट सी सेकंड ए, फर्स्ट सी सेकंड ए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछे तो याद रखना। ये फर्स्ट वाला जो है सुना, ये ग्राफ धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा, देखो लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। और ये किसके लिए है? ये मेटल्स के लिए है। और जो लीनियर रहता बहुत थोड़ा इंक्रीज होता, मतलब बहुत टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इसका जो रेजिस्टिविटी है ना वो कम इंक्रीज होता, ठीक है। टेम्परेचर आप ज्यादा इंक्रीज करें तो रेजिस्टिविटी बिल्कुल थोड़ा इंक्रीज होगा। ये किसके लिए है? एलॉयस के लिए है। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर। टेम्परेचर थोड़ा बढ़े तो रेजिस्टिविटी नीचे गिर जाती, कम हो जाती। ये किसके लिए है? ये सेमीकंडक्टर्स के लिए, ये सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो इसका the graph 1 is for metals, second is for alloys, third is for semiconductors. Metals, alloys, semiconductors. Yes, option B is the correct answer. Next देखेंगे, fill in the blanks. Net flow of charges in a particular direction constitute an electric current. Yes. अगर किसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। The magnitude of drift velocity per unit electric field is called mobility. Mobility का जो ये है फॉर्मूला याद रख लेना, drift velocity per unit electric field, drift velocity per unit electric field. SI unit is dash of ohm meter. अब भी देखा मैं किसका है? ये resistivity का है, resistance का ओम रहता। For dash as the temperature increases, resistivity decreases. Resistivity किसकी डिक्रीज होती है? ये सेमीकंडक्टर्स की होती है क्या ऑप्शन में हमारे पास? यहाँ है, सेमीकंडक्टर्स, फॉर सेमीकंडक्टर्स as the temperature increases resistivity decreases। इसमें सिर्फ एक ही याद रखना, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता, रेजिस्टिविटी भी बढ़ती, तो सिंपली याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे, द किरचॉफ जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जंक्शन रूल डिपेंड है, बेस है किस पे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ठीक है। लूप रूल बेस्ड है किस पे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे।
नेक्स्ट देखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डैश प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, डायरेक्टली है क्या? हाँ डायरेक्टली है, देखो R इज इक्वल्स टू रो L बाई A, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया। मैक्सिमम करंट फ्लोस इन अ सेल प्रेजेंट इन सर्किट व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज, मैक्सिमम करंट फ्लो कब होता है? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं हो और बिल्कुल भी ना हो, जीरो है क्या ऑप्शन में? हाँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो हुआ तो मैक्सिमम करंट फ्लो होता, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट, द एवरेज वेलोसिटी विथ व्हिच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर ड्रिफ्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? हाँ, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यहाँ इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्वेश्चन में ड्रिफ्ट आ गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। व्हीटस्टोन नेटवर्क इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ द करंट थ्रू द डैश इज जीरो, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर अगर जीरो रहा तो उसको हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इन अ क्लोज सर्किट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी लेस देन, अभी देखें हम टर्मिनल पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑलवेज बी लेस देन द EMF, क्योंकि EMF में से माइनस करे तो ही हमारा टर्मिनल पोटेंशियल आ रहा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वैसे है नहीं है, ये टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी हमारे को, क्योंकि हमारा सिलेबस में स्केलर बोल के है तो स्केलर क्वांटिटी ही मानना पड़ता है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन डैश टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑपोजिट, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट, द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ मटेरियल डैश विद द इंक्रीजिंग टेंपरेचर, डिक्रीज होता रिलैक्सेशन टाइम, ये बार बार देखते आ रहा है। The power wasted in the transmission of wires in the form of heat is dash proportional to the square of voltage, inversely proportional। यहाँ पे एक शायद क्वेश्चन भी आ जाता है स्टूडेंट्स कि जब कभी भी हम ट्रांसमिशन लाइंस में ये करते हैं तो वोल्टेज क्यों बढ़ा के भेजते हैं, करंट क्यों बढ़ा के नहीं भेजते? क्योंकि जो पावर लॉस रहता है ना केबल्स में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज होता है। यहाँ पे देखो, जो सपोज ये वायर है, ये वायर का रेजिस्टेंस R है, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस V लगा समझेंगे, तो इससे जो पावर लॉस होता ना, पावर क्या रहता, P इज इक्वल्स टू V इंटू I, ठीक है। इसमें जो लॉस होता ना वो ओमिक लॉस होता है, I स्क्वायर R वाला, इसको ओमिक लॉस बोलता है, ओमिक पावर लॉस बोलता है। यहां से अगर मैं करंट निकालूं I इज इक्वल्स टू P बाई V हो गया, तो पावर लॉस इन केबल्स इज इक्वल्स टू I की जगह पे मैं P बाई V का होल स्क्वायर रखूं इंटू R ऑफ ये समझ लो, तो P स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू R, ये है R, पावर लॉस इन केबल्स, पावर लॉस इन केबल्स, तो पावर लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V का स्क्वायर। The potential difference between the terminals of a cell when it is open circuit is called EMF, electromotive force। जब कभी ओपन रहता है उसको EMF बोलते हैं। है सारी चीजें, हाँ चलो। स्टूडेंट्स, अब सबसे ज्यादा आ गया इंपॉर्टेंट हमारा के 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, अब तक जो मल्टीपल चॉइस थे वो मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस में आसानी हो और 1 मार्क्स में आसानी हो, लेकिन मेन आपका जो है सोना 5 मार्क्स का यहीं से है, इसको केयरफुली देखना है। देखो, अज्यूमिंग द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी अज्यूम कर लेना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहता E टाउ बाई m, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये कैसा आया वो देखो, v इज इक्वल्स टू u प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम रहता। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 हुआ तो v इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम रहता। एक्सेलरेशन क्या रहता? फोर्स बाय मास। किसी भी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगता? फोर्स लगता q इंटू ई। तो अगर मैं ये इधर रखूंगा ना तो v इज इक्वल्स टू ई टाउ बाई m आता। तो ये आप ऑलरेडी अज्यूम कर लियो बोल के बोला, तो ऑलरेडी अज्यूम कर लिया। अराइव एट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये 5 मार्क्स में है, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड में भी आया हुआ है क्वेश्चन, रिसेंट प्री बोर्ड जो हुआ ना, होपफुली ये वीडियो के बाद भी एक प्री बोर्ड का एग्जाम होगा, उसमें भी 1-2 आ जाएंगे, ठीक है। तो सपोज हम करेंगे कि एक हमारे पास है, लेट देयर बी अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर, यहाँ पे सिलेंड्रिकल कंडक्टर है समझिए, ठीक है, ये नहीं लगेंगे, सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ये इसका एरिया है, ठीक है। इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर पास होने समझिए, ठीक है। तो इसका जो अजम्पशन है हम स्टार्टिंग में ये कर लेंगे, लेट देयर बी अ, ये कंडक्टर है सिलेंड्रिकल कंडक्टर, सिलेंड्रिकल कंडक्टर
इसके अंदर जो है ना हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n समझ रहे हैं। हैविंग नंबर डेंसिटी n, हैविंग नंबर डेंसिटी क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो a है समझेंगे हम, ठीक है। तो देखो अब हमारे को करंट चाहिए, करंट का फॉर्मूला क्या रहता, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। Q क्या है, Q चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो ये जो Q है ना, Q रहता N इंटू ई डिवाइडेड बाई, ये N क्या रहता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं नंबर डेंसिटी N माना, तो N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। तो N इज इक्वल्स टू क्या हो जाता, N डिवाइडेड बाई एरिया इंटू लेंथ, ये हो गया N। यहां पे आपको केयरफुली रहना है, ये जो स्मॉल n है ना, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखा मैं, एरिया इंटू लेंथ, बस। अब यही वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है n की जगह पे। तो यहां से n क्या मिला मेरे को, ये n इधर ही रखा, ये al इधर गया, तो NaL मिला। हाँ, अब ये वैल्यू जो है सुनो इधर पुट कर रहा हूं मैं, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। I मेरे को चाहिए, I n की जगह पे n एज इट इज, सॉरी n की जगह पे ये स्मॉल n एरिया इंटू लेंथ इंटू ई डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। अब जो यहाँ पे लेंथ बाई टाइम आया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कौन सी वेलोसिटी है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब मेरा एक्सप्रेशन क्या आ गया, I इज इक्वल्स टू एन ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाइम्स इलेक्ट्रिक, ये d सबस्क्रिप्ट है, छोटा है, याद रखना इसको। अब हो गया हमारा काम क्या, कि स्टार्टिंग में जो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कंसिडर करे थे, ये लाके हमको ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पुट कर देना है, हमारा एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी आ जाता। कंडक्टिविटी कैसा आता वो मैं लास्ट में बताता हूँ। I बाई ए कर लेंगे, I बाई ए इधर ले लो, I बाई ए इज इक्वल्स टू वी डी ई एन, वी डी इज इक्वल्स टू ई ई टाउ बाई एम होता, ये वैल्यू इसमें रख देंगे वी डी के प्लेस पे। तो I बाई ए इज इक्वल्स टू ई ई टाउ बाई एम इंटू ई। तो देखो स्टूडेंट्स, I बाई ए क्या होता, करंट डेंसिटी, J इज इक्वल्स टू I बाई ए। मैं साइड में जो जो भी फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दिया J इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर एन टाउ बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। तो अब हमारे पास और एक एक्सप्रेशन है, कौन सा है, J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, हाँ J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। तो अब मैं लास्ट में कंपेयरिंग द अबव एक्सप्रेशन, अगर ऊपर के एक्सप्रेशन को मैं कंपेयर करा किससे, विथ J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, सो वी कैन कंक्लूड दैट सिग्मा इज इक्वल्स टू, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू, ये जो बच गया नहीं वो हमारा सिग्मा है, मतलब कंडक्टिविटी है एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ये है हमारा कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी है, ठीक है। ये हमारा फाइनल है। सो स्टार्टिंग से देखना, स्टार्टिंग से क्या करना है, देखो स्टार्टिंग में हम करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन कंसिडर कर लिए, क्या है ई ई टाउ बाई, ये भी बताया मैं कैसा आता बोल के, ठीक है। फिर उसके बाद एक सिलेंड्रिकल कंसिडर करें, सिलेंड्रिकल कंडक्टर कंसिडर करें, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए माने, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एन जो है सुना नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन है, ठीक है। तो इसका एरिया ए है, नंबर डेंसिटी एन है। तो जो करंट होता है ना I इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम होता, हाँ चार्ज अपॉन टाइम, Q इज इक्वल्स टू एन ई, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़े हुए हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन करे तो चार्ज आता हमारे को, Q इज इक्वल्स टू एन ई। हाँ, ये n कहाँ से निकाला मैं, ये n से निकाला, क्योंकि ये n क्या है,
n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम था, हाँ वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिखा, तो n इज इक्वल्स टू क्या मिला मेरे को, n a इंटू l, ये मिला। ये वैल्यूज मैं लाके सब्स्टिट्यूट करा n की प्लेस पे, NaL e तो ऑलरेडी था, फिर क्या हुआ, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम क्या होता, वेलोसिटी होता, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी लिख लिया हमने, कौन सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इसमें ना ऊपर से लाके जो अज्यूम कर लिया था मैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी लाके इधर रखा, तो मेरे को क्या मिला, ये मिला VDENA, फिर उसके बाद E टाउ बाई एम इंटू ई इंटू एम। आई बाई ए क्या करा मैं, जे करा, जे क्या है, करंट डेंसिटी, हाँ करंट डेंसिटी, फिर आई बाई ए करंट डेंसिटी कर लिया, ई टाउ बाई एम क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई एन, तो ई स्क्वायर एन टाउ बाई एम मिल गया मेरे को क्या, सिग्मा। कौन सा एक्सप्रेशन से, ये एक्सप्रेशन, जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई से। ठीक है, इसको 2-3-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ता, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं अभी इसमें फॉर्मूले काउंट कर देता हूँ कितने हैं। ये जो हमारे को यूज में आने वाले हैं, ये है नंबर 1 फॉर्मूला, ये, और दूसरा फॉर्मूला है ये, फिर तीसरा फॉर्मूला है ये, और ये 4th फॉर्मूला है, फिर उसके बाद ये 5th फॉर्मूला है, फिर उसके बाद बाकी का सब्स्टिट्यूशन है, ये 6th फॉर्मूला है, और ये 7th फॉर्मूला है। 7 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं इसके अंदर डेरिवेशन में, तो केयरफुली याद रखना है इसको। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए आता, होपफुली यही आया आपके बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज का थोड़ा सा इजी रहता स्टूडेंट्स, पैरेलल का ही थोड़ा डिफिकल्ट रहता। सो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, लेट देयर बी 2 cells having EMFs E1 and E2 and internal resistance R1 and R2, internal resistances small r1 and r2, ये दो हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि दो ये है सेल्स हैं, उनका एक का EMF E1 है, दूसरे का E2 है, और एक का रेजिस्टेंस R1 है और दूसरे का R2 है, कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करूं तो ये E1 हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R1, और ये E2, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक, तो इधर देखो, ये है E1 और ये R1 और ये E2 और ये R2। एक फॉर्मूला हमारे को आना टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ठीक है, तो अगर मैं V1 के लिए ये लिखूं तो E1 माइनस आई इंटू R1 ये होता, और V2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस आई इंटू R2। तो सर ये I1 I2 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि करंट सेम रहता इन सीरीज सर्किट, ये याद रखना, इन सीरीज करंट इज सेम, करंट जब सेम है तो क्या चेंज होता है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 समझेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 समझेंगे। तो अगर ये हटा के मैं एक सिंपल दूसरा लगा दिया, एक ऐसा लगा दिया, इसको E इक्विवेलेंट बोला और इसको R इक्विवेलेंट बोला, तो इसका V का एक्सप्रेशन क्या आता, V इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ये इसका एक्सप्रेशन आता। ये दो की जगह पे एक ही समझ के ऐसा लगा दिया मैं, उसको एक को E इक्विवेलेंट बोला, इसको R इक्विवेलेंट बोला, तो V इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट बन जाता। तो देखो यहाँ से यहाँ पे V1 V2 रहता, तो क्या मैं V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 लिख सकता हूँ, हाँ V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 लिख सकता हूँ। अब ये एक्सप्रेशंस लाके आप यहाँ पे रख सकते हैं, हाँ V इज इक्वल्स टू V1 की जगह पे E1 माइनस आई इंटू R1 प्लस V2 की जगह पे E2 माइनस आई इंटू R2। E1 E2 एक जगह लिख लेंगे, हाँ E1 E2 एक जगह लिख लेंगे, E1 प्लस E2 और माइनस आई कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचा, R1 प्लस R। तो स्टूडेंट्स अगर मैं ये एक्सप्रेशन इसके साथ कंपेयर करूं, एक्सप्रेशन इसके साथ कंपेयर करूं, तो E इक्विवेलेंट क्या आता, E इक्विवेलेंट आ जाता E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट क्या आ जाता, R इक्विवेलेंट आता R1 प्लस R। ठीक है, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इजी है, होपफुली ये ना पूछे और आपको अगला वाला जो के पैरेलल वाला है वो पूछे। ठीक है, ये वाला कौन सा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 सेल्स दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको केयरफुली देखेंगे, बहुत ज्यादा उम्मीद है आपको
3 ही क्वेश्चन आए 5 मार्क्स में। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में 10 मार्क्स हैं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता, एक डेरिवेशन आता। डेरिवेशन या तो कंडक्टिविटी का आता जो फर्स्ट वाला बताया मैं, या तो ये आता, या तो व्हीटस्टोन ब्रिज। इस 3 के अलावा कोई भी दूसरा क्वेश्चन डेरिवेशन में नहीं आता। देखेंगे ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट ईएमएफ, वही लिख लेंगे। लेट देयर बी 2 cells having EMF E1, EMF लिखेंगे E1 and E2 and internal resistances R1 and R2। ये इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है, समझेंगे। आर कनेक्टेड इन, अब ये कैसा कनेक्टेड है समझेंगे। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, समझेंगे। ठीक है, तो अब इसका डायग्राम डालेंगे हम। ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका ईएमएफ E1 रेजिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ E2 रेजिस्टेंस R2। ठीक है, अब इसमें क्या सेम रहता, क्या अलग रहता। अगर मैं इन दोनों को अगर कंबाइन मानूं और ये एक मानूं तो इसका इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट आ जाता और R इक्विवेलेंट। तो इसका एक्सप्रेशन क्या था, वही जो पिछला बार ये कर रहे थे, V इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन पैरेलल में क्या रहता, वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज सेम रहता, बट करंट इज डिफरेंट। इसमें करंट अलग अलग रहता। ठीक है, तो अगर मैं ये मानूं यहां से कुछ करंट आया I, ये करंट इधर गया I2 कुछ और इधर गया I1 कुछ, तो क्या मैं लिख सकता हूं एक्सप्रेशन, इधर भी निकल के आई गया करेंगे, समझिए। क्या मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। हाँ, ये एक्सप्रेशन मैं कंसिडर कर सकता हूं। अब इसी को लेके आगे चलना है हमारे को। देखो V का हमारे पास फॉर्मूला मालूम है, V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, ये एक फॉर्मूला याद रख लेना टर्मिनल पोटेंशियल का। तो अगर मैं इसके लिए लिखूं फर्स्ट के लिए, तो V इज इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1। हाँ, V क्यों सेम लिख रहे हैं, V1 V2 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सेम रहता है इसीलिए। तो इसके लिए देखो मेरे को यहाँ पे I1 चाहिए, हाँ I1 चाहिए। I1 के लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ये इधर आ गया, तो V प्लस I1R इज इक्वल्स टू E1, ये V इधर गया, तो I1R इज इक्वल्स टू E1 माइनस V, हाँ R इधर गया, तो I1 इज इक्वल्स टू E1 माइनस V डिवाइडेड बाई R। ये I1 का एक्सप्रेशन आया। बिल्कुल सेम टू सेम I2 का भी एक्सप्रेशन ले सकता हूँ क्या मैं, हाँ I2 का भी सेम टू सेम एक्सप्रेशन ले सकता हूँ। I2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस V डिवाइडेड बाई R2। यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 आ जाता है। अब I के लिए मैं यहाँ पे रखूं, इसके बाद सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट है और इसको कंपेयर करने का है बस। मेन तो जो है ना वो इतना ही है, मेन जो है वो इतना ही है। आपको क्या करना है, बस यहां तक I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 लेना है। I का एक्सप्रेशन V इज इक्वल्स टू E1 माइनस IR1 से निकाल लेना है, I1 का, फिर I2 का भी सेम रखना है। अब ये वैल्यूज यहाँ पे रख के सॉल्व करना है, बस आपको आ जाता है। तो देखो I इज इक्वल्स टू I1 की प्लेस पे E1 माइनस V डिवाइडेड बाई R1 प्लस I2 की प्लेस पे E2 माइनस V डिवाइडेड बाई R। ठीक, अब आपको सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट है, ये इंडिविजुअल दोनों को आता समझेंगे। ये R1 डिनोमिनेटर, हाँ E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। तो देखो अब माइनस के एक तरफ कर लेंगे, प्लस के एक तरफ, तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R1 माइनस V बाई R2। इधर I एज इट इज है, I ही लेके चल रहा हूं मैं। तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बच जाता, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक, तो देखो अगर मैं सॉरी प्लस बच जाता, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया मैं, प्लस बच जाता। ये पूरा का पूरा टर्म इधर ले लूं V के साथ, तो क्या होता, प्लस आ जाता, हाँ प्लस आ जाता। तो I प्लस V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इज इक्वल्स टू E1 बाई R1
प्लस E2/R। मैं स्लो कर रहा हूँ, आप और भी स्लो करके देखना है इसको वीडियो में, जब भी आप देख रहे हैं मैं स्लो कर रहा हूँ, कहीं पे भी कैलकुलेशन नहीं आया तो उसको 2 बार 3 बार देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आता होपफुली। तो ये आई इधर चला गया तो क्या बचा, v इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल्स टू E1/R1 प्लस E2/R2। ये आई उधर गया तो क्या हो गया, माइनस आई आया। तो देखो अब ये जो 1/R1 प्लस 1/R2 है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे क्या, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 इज इक्वल्स टू, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या, हाँ E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2 माइनस आई। अब ये जो इतना टर्म है ना फ्रेंड्स, इतना जो टर्म है, दूसरा कलर ले ले तो, हाँ ये जो टर्म है ये मैं उधर लेके चला गया, उधर लेके चला गया तो दोनों को आ जाता हूँ, मतलब ये वाले पार्ट को भी डिनोमिनेटर बनता है, ये वाले पार्ट को भी डिनोमिनेटर बनता है। तो देखो क्या होता, v इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2 होल डिवाइडेड बाई ये पूरा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 माइनस I डिवाइडेड बाई ये R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2। अभी होता क्या, ये ऊपर चला गया, समझेंगे यहां से देखो R1 R2 से R1 R2 गया तो v इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और ये ऊपर चला गया माइनस आई बाहर ले लो तो अंदर क्या बच गया, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो स्टूडेंट्स हमारा जो स्टार्टिंग में इधर लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन था, याद है लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन, हाँ ये एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू R इक्विवेलेंट, उससे अगर कंपेयर करें इसको, ये एक्सप्रेशन हमारा वो एक्सप्रेशन क्या था, v इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू R इक्विवेलेंट, इससे अगर मैं कंपेयर करूंगा ना तो हमको क्या मिला, E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये मिला, और R इक्विवेलेंट क्या मिला हमारे को, R इक्विवेलेंट मिला R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, 2 का ही पूछता मोस्ट प्रोबेबली, 3 का पूछा तो सेम टू सेम करना है, लेकिन यहाँ E1/R1 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, जैसा है वैसे ही लास्ट में लेके आना। अगर 3 आया ना, मैं आपको 3 का एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ ताकि अभी अगर आ जाए तो फाइनल क्या आता देखो, 3 का v इज इक्वल्स टू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 होल डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 माइनस आई इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये 3 का एक्सप्रेशन है, अगर 3 सेल्स लेके करे तो ऐसा आता, ठीक है। तो ये बन जाता E इक्विवेलेंट और ये बन जाता R इक्विवेलेंट, थोड़ा सा चेंज होता, खैर हमारे काम का नहीं है, हमारा काम का बस यही है। चलो, ऑब्टेन द कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, ये भी आ सकता, हम समझेंगे, यही इसका स्टार्टिंग में देखो इजी है। लेट देयर बी 4 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस, कुछ भी आप समझ सकते हैं, हैविंग रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 R4 कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, हमारे को फॉर्मूला फाइनल क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। हैविंग रेजिस्टेंसेस P, Q, R एंड S, ठीक है। लेट देयर बी अ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड, एक गैल्वेनोमीटर है समझेंगे, लेट देयर बी ए गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस G, हैविंग रेजिस्टेंस G, उसका रेजिस्टेंस G है समझेंगे, कनेक्टेड अक्रॉस द ब्रिज, कनेक्टेड अक्रॉस द ब्रिज, ठीक है। अब इसका डायग्राम डालेंगे, ये है एक रेजिस्टेंस समझेंगे, और ये दूसरा रेजिस्टेंस, और ये गैल्वेनोमीटर, और ये सपोज P है, Q, R, S, इसको आप R1 R2 R3 R4 भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बाहर एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्टेड है समझेंगे, ठीक है।
तो हमको क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, हम फाइनल में ही हम स्टार्टिंग में ही मालूम हो जाना है कि एंड में हमारे को क्या लेके जाना है। देखो इसमें हमारे को प्रूफ करना है P बाई एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई आर या P बाई क्यू इज इक्वल्स टू एस बाई आर, इन दोनों में से कोई भी एक प्रूफ कर सकते हैं हम। तो स्टार्ट करेंगे हम यहां से स्वीप ये कर लेंगे, थोड़ा ये हो गया ये। यहां से इस बैटरी से कुछ करंट निकला समझेंगे, ऐसा गया, वो करंट को हमें आई बोल रहा हूं। अब आई क्या हो गया, ये दोनों ब्रांच में गया, इधर गया लेके समझेंगे हम, इधर गया समझेंगे I1 और इधर गया समझेंगे I2। ये I1 इधर आया, इधर आया, इधर कुछ करंट गया समझेंगे IG, I1 तो इधर आ था, इधर IG चला गया, तो इसका मतलब इसमें कितना है I माइनस IG, ठीक है। इसमें से I आ रहा था, जैसे कि 5 आ रहा था, इधर कुछ गया समझेंगे, इधर कुछ गया समझेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा I माइनस IG, ठीक है। तो उधर आ गया, फिर ये इधर आ रहा था, आया, यहाँ से भी IG आता, हाँ IG आता, इधर जाके ये I2 आता, लेकिन इधर जो है सोना I2 प्लस IG आता, ठीक है। तो यहाँ से I2 प्लस IG और I1 माइनस IG, प्लस IG माइनस कैंसल, इसमें I1 प्लस I2, इधर I1 प्लस I2 आता, जो कि I ही बन जाता, ठीक। और फॉर बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, ये के लिए यहाँ पे लिखना फॉर बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस कंडीशन है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर शुड बी इक्वल टू 0, ये होना जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, दो लूप कंसीडर करते हैं, ये वाला एक लूप, इसको लूप 1 बोल रहा हूं मैं, और ये वाला एक लूप, इसको लूप 2 बोल रहा हूं। तो अप्लाइंग Kirchhoff's रूल्स टू रूल 1, ऑब्वियसली ये कौन सा रूल है, ये वोल्टेज रूल है। वोल्टेज रूल क्या बोलता है कि एक किसी भी क्लोज लूप में सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस 0 होता है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे ये पॉइंट से, ठीक है, ये पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और घूम फिर के यही पॉइंट पे आएंगे, तो जो पोटेंशियल होता वो 0 होता। तो देखो ये I1 इंटू पी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो नेगेटिव लेते हैं हम, माइनस I1 इंटू पी, फिर इधर नीचे IG इंटू जी, ये करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस लेते हैं, माइनस IG इंटू जी, फिर ये करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस ये I2 इंटू एस, यहाँ पर रेजिस्टेंस एस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस पी है, तो प्लस I2 इंटू एस इज इक्वल टू 0। ये केयरफुल रहना, इक्वेशन नंबर 1 है। सेम टू सेम अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल्स टू लूप 2, लूप 2 कौन सा है, ये वाला है। कहां से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये एंड से स्टार्ट करेंगे, हाँ ये एंड से स्टार्ट करेंगे, यहां से करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव रहता, तो माइनस I1 माइनस IG इंटू Q, फिर ये करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस तो I2 प्लस IG इंटू R, फिर ये करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस IG इंटू जी इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर। अब ये इक्वेशन दोनों सिंप्लीफाई करना, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 है, हाँ 0 है, यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस I1 इंटू क्यू प्लस IG इंटू क्यू प्लस I2 इंटू R प्लस IG इंटू R प्लस IG इंटू जी इज इक्वल टू 0। तो एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है वो 0 है, हाँ 0 है, तो जहां पे भी IG है वो 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसमें ये 0 हो गया, सॉरी वो तो ऊपर वाला है, इसमें ये 0 हो गया, ठीक है। तो पहला वाला एक्सप्रेशन कैसे दिखेगा, पहला वाला एक्सप्रेशन इसमें IG 0 हो गया, देखो IG 0 है तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाता, ये भी पूरा वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0। तो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन कैसे दिखता, ये वाला, माइनस I1 इंटू पी प्लस I2 इंटू एस इज इक्वल टू 0, हाँ ये माइनस I1 उधर गया तो क्या हो गया, प्लस I1, तो I2 इंटू एस इज इक्वल टू I1 इंटू पी, ये वाला एक्सप्रेशन 3 समझो, हाँ। फिर ये लिखेंगे सेकंड वाला इक्वेशन, ये वाला माइनस I1 इंटू क्यू प्लस I2 इंटू R इज इक्वल टू 0, हाँ इज इक्वल टू 0। ये माइनस I1 इंटू क्यू उधर गया तो क्या होता,
प्लस हो जाता I2 इंटू आर इज इक्वल्स टू I1 इंटू, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। नाउ डिवाइडिंग 3/4, जो थर्ड इक्वेशन है, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4, 4/3 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होता देखो, I2 इंटू एस डिवाइडेड बाई I2 इंटू आर इज इक्वल्स टू I1 इंटू पी डिवाइडेड बाई I1 इंटू क्यू। ठीक है, I2 से I2 गया, I1 से I1 गया, क्या बचा, S बाई आर इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। उल्टा सीधा भी कर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमारा फाइनल कंक्लूजन आ गया। इसको R बाई एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई पी भी कंसिडर कर सकते हैं, या इधर लेके क्यू बाई आर इज इक्वल्स टू R बाई एस भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये है हमारा, केयरफुली देखना। उम्मीद तो है कि ये भी ना आए आपको कंडक्टिविटी और सेल्स इन पैरेलल दो में से कोई एक आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। मैं चेक करता हूँ इसमें कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है या स्टॉप हो गया या कुछ है। यस, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। थोड़ा जो है इसमें ना ऊपर का कट जा रहा, इसको थोड़ा सेट करेंगे। हाँ, स्टार्टिंग से ऐसा कुछ कट जा रहा ऊपर का। चलो मैं वो थोड़ा नीचे नीचे ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉपर वायर हैज 3 into 10 power 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस लेंथ। तो इसका मतलब इसका जो n है वो है 3 into 10 power 22 और लेंथ है 0.021। हाँ, 0.021। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 into 10 power -5। हमेशा कोई भी सॉल्यूशन करने से पहले स्टूडेंट्स जितना भी क्वेश्चन में गिवन है ना वो पहले लिख लेना हमारे को डेटा। फिर उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वुड पास थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकंड। अच्छा, 1 सेकंड में कितने जाते हैं हमारे को फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमको फाइंड आउट करना है n/t फाइंड आउट करना है। देखो, ठीक है, n/t फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी I डिवाइडेड बाई ENA। हाँ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। करंट दिया क्या, करंट नहीं दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया और फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। तो स्टूडेंट्स हम यही फॉर्मूला करेंगे, I इज इक्वल्स टू VDEN। तो करंट क्या होता मालूम है, Q/T होता। हाँ, Q/T करंट, Q/T फर्स्ट फॉर्मूले देखे VDENA। हाँ, अब देखो Q इज इक्वल्स टू क्या होता, N इंटू E होता। हाँ, Q इज इक्वल्स टू NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बाई T इज इक्वल्स टू VDENA। E से E चला गया, E से E चला गया। अब n/t हमारे को फाइंड आउट करना है। VD का दिया हुआ है कितना, 2 into 10 power -5 दिया हुआ है इंटू n हमारे पास नहीं है, क्या है, n दिया हुआ नहीं है। तो देखो n क्या है, n इज इक्वल्स टू क्या होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो एरिया इंटू L समझ लो। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू NaL, ये मिला हमारे को n की जगह पे n/al। हाँ, n/al। इसको थोड़ा सा ऐसे ही रखेंगे, ये फॉर्मूले को कैसा दिख रहा है देखो, VDNA, n की प्लेस पे n/al रखेंगे, n/al। तो ये n/t हमारे को फाइंड आउट करना है। तो VDNA डिवाइडेड बाई, सॉरी, n की प्लेस पे NaL, कैपिटल N एरिया इंटू लेंथ, कैपिटल N बाई एरिया इंटू लेंथ, कैपिटल N बाई एरिया इंटू लेंथ। ये n की प्लेस पे ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ मैं, तो आप अच्छे से देख लो इसको। यहाँ पे एरिया से एरिया कट गया, हाँ कट गया। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो वैल्यू से पुट कर लो। n/t हमारे को फाइंड आउट करो बोल के बोला। तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी
इंटू कैपिटल N डिवाइडेड बाई L करें तो हमारा आंसर आ जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है 2 इंटू 10 पावर -5, 2 इंटू 10 पावर -5 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 इंटू 10 पावर 22, 3 इंटू 10 पावर 22, 3 इंटू 10 पावर 22 डिवाइडेड बाई लेंथ कितना है 0.021, 0.021, ठीक है। तो हमारा n/t मालूम हो जाता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, 1 यूनिट टाइम बोले तो 1 सेकेंड ही हो गया। इसको हम क्या करेंगे 21/1000 अगर ऊपर गया तो 10 पावर 3, तो 2 इंटू 10 पावर -5 इंटू 10 पावर -3, ठीक है। 10 पावर 3 जाता क्या 10 पावर 3 इंटू 3 इंटू 10 पावर 22 डिवाइडेड बाई 21, ठीक है। इसको 0.021 को क्या करा मैं 0.021 को लिखा 21/1000, ठीक है। 1000 को 10 पावर 3 लिख दिया डायरेक्ट। तो हमारे पास क्या बचा 3 1 जा 3 7 जा, तो 2 इंटू -5 + 3 -2 और 22, इसका मतलब 2 इंटू 10 पावर 22 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो 2/7 कितना आता देखो 7 2 जा 14, 7 2 डिवाइडेड बाई 7 0.7 2 जा 14 56 0 7 8 जा 56 0.28 इंटू 10 पावर 22। 10 का पावर का कुछ गड़बड़ दिख रहा मेरे को, आंसर आप सही से करो, होपफुली आंसर करेक्ट आया होगा। चेक कर लो एक बार, ठीक है, कैलकुलेटर से चेक कर लो। फॉर्मूला तो वही है। नेक्स्ट देखेंगे ए वायर हैज अ डायमीटर 0.5 mm, तो डायमीटर D इज इक्वल्स टू 0.5 mm, तो 0.5 इंटू 10 पावर -3 हो गया, तो 5 इंटू 10 पावर -4 डायरेक्ट लिख सकते हैं डायमीटर, हाँ। फिर एंड रेजिस्टिविटी इतना, तो रो इज इक्वल्स टू 1.68 इंटू 10 पावर -8। फिर लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस हमारे को फाइंड आउट करना है, R दिया हुआ है 2 ohms, हमारे को लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। ये क्वेश्चन सुना दिख रहा है, शायद 10th क्लास का कोई क्वेश्चन है, ये 10th क्लास का है क्वेश्चन, नंबर कुछ अलग हो सकता है या नंबर भी सेम है, पता नहीं। चलो, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू रो L/A, लेकिन A नहीं है, तो एरिया की जगह पे एरिया ऑफ ये क्या होता सिलेंड्रिकल वायर होता एरिया, इसका जो ये वाला एरिया होता नहीं वो πr² होता, हाँ ये वाला है, तो πr², लेकिन डायमीटर दिया तो πd²/4 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एरिया की प्लेस। तो R इज इक्वल्स टू रो L/πd²/4 बोले तो 4 ऊपर चला गया। अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, निकालेंगे। रो क्या है 1.68 इंटू 10 पावर -8, लेंथ कितना है, लेंथ ही तो फाइंड आउट करना है, हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 2 है, लेंथ L है, इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई के लिए 3.14 और इंटू d² मतलब 5 इंटू 10 पावर -4, तो 25 इंटू 10 पावर -8 डायरेक्ट d² कर दिया। तो अब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाती है मालूम है, पूरी की पूरी वैल्यू इधर आ गया, L फाइंड आउट करना है, तो L इज इक्वल्स टू 1.68 इंटू 2, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन फिर भी ठीक है, चलो 2 इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू 10 पावर -8 डिवाइडेड बाई 1.68 इंटू 10 पावर -8 इंटू, ठीक है। ये नीचे का पूरा टर्म इधर आ गया और L छोड़ के बाकी का पूरा इसका डिनोमिनेटर में आ गया। 10 पावर -8 10 पावर -8 कट जाता क्या, हाँ 10 पावर -8 10 पावर -8 कट जाता। फिर क्या बचा 1.68 को 4 से मल्टीप्लाई करना, और ये 6.28 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 1.68 इंटू 4, ये लेंथ चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से कैलकुलेटर से करेंगे क्योंकि टाइम की कमी है हमारे पास। 6.28 इंटू 6.28 इंटू 25 इंटू 25 हमारा हो गया 157, तो 157 डिवाइडेड बाई 1.68 इंटू 4, 1.68 इंटू 4 इक्वल्स टू 6.72,
तो ये हो गया 6.72 ये लेंथ। तो अगर मैं 157 डिवाइडेड बाई 6.72 करूं तो 23.3 आ रहा क्या? हाँ, होपफुली हमारा जो लेंथ ऑफ द रेजिस्टर है वो 23.3 आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है सो ना आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल ही आता, तो ये केयरफुली देखना। देखो, a battery of 6 volt gives a current 2 ampere when connected to a resistance 2 ohms. Find the internal resistance and terminal potential difference of the battery. तो क्या दिया हुआ है? बैटरी 6 वोल्ट की है, तो इसका मतलब ईएमएफ ई इज इक्वल टू 6 वोल्ट दिया हुआ है। हाँ, करंट 2 एम्पेयर, तो इसका मतलब आई दिया हुआ है 2 एम्पेयर। हाँ, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस दिया हुआ है व्हेन कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस, मतलब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, 2 ओम दिया हुआ है। क्या फाइंड आउट करो बोला? स्मॉल आर फाइंड आउट करो बोला, और क्या फाइंड आउट करो बोला? टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक, तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास V का फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, लेकिन I की वैल्यू है हमारे पास, V की वैल्यू नहीं है। तब हम क्या करेंगे मालूम है? करंट अलग से निकालेंगे। I इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यहां से हमारे को स्मॉल r मिल जाता है, क्यों? क्योंकि करंट भी है, EMF भी है, R भी है। तो देखो, ये I की प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या? 2, E की प्लेस पे 6 डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस 2 1 जा 2 3 जा 1 बचा, तो ये क्या हो गया? R प्लस R इज इक्वल टू 3। स्मॉलर रेजिस्टेंस है हमारे पास कितना? वो भी 2 है, तो 2 प्लस R इज इक्वल टू 3, तो R इज इक्वल टू 2 उधर गया 1 हो गया, R1 आ गया, यहाँ 1 रखो। तो V इज इक्वल टू E माइनस E है ऑलरेडी हमारे पास 6 माइनस करंट कितना है? 2 इंटू R कितना है? 1। तो V इज इक्वल टू 6 माइनस 2, V इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ठीक है, और हम आंसर करेक्ट क्लिक करें बोल के कैसे मालूम होना? वेरीफाई करना। हमेशा जो है सुना, जो भी आंसर आता, ये जो टर्मिनल पोटेंशियल रहता वो ईएमएफ से कम ही रहता। तो अब हमारा ईएमएफ 6 वोल्ट है, टर्मिनल पोटेंशियल 4 वोल्ट आया, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से हैं उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है और ये है। ठीक है, इसमें 2 आर क्यों? एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस, देखो ये कैसा लगा हुआ रहता मालूम है? ये हमारी बैटरी है, ये हमारी बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रहता नहीं, ये बैटरी चलती पूरी, इसको स्मॉल आर समझ लो, और ये ईएमएफ ई, ये कैपिटल आर। तो इससे करंट कितना आता? करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना है? टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, ये बोर्ड हैंग हो गया फ्रेंड्स, मैं थोड़ा इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। बोर्ड रीस्टार्ट होता तब तक मैं पानी पी के आता हूँ, आप वेट कीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स हमारा बोर्ड ऑन हो रहा है। 5 मार्क्स के पूरे हो गए। 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स में एक 2-3 और न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। हाँ जी, चलो तो अगला वाला देखेंगे।
two cells of EMF 3 volt and 4 volt and internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel so as to send the current in same direction through external resistance of 10 ohms. Find the potential difference across 10 ohm resistors. ये बहुत इजी है क्योंकि हम डेरिवेशन कर चुके हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या क्या दिया हुआ है, E1 इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट कॉमा E2 इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट कॉमा R1 इज इक्वल्स टू 1 ओम एंड R2 इज इक्वल्स टू 2 ohms, ठीक है। हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है कैपिटल R इज इक्वल्स टू 10 ohms। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टर्मिनल पोटेंशियल। तो V इज इक्वल्स टू होता E इक्वलेंट माइनस I इंटू R इक्वलेंट, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक। ये V फाइंड आउट करना है हमारा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे I नहीं है हमारे पास, तो I के लिए क्या है, I इज इक्वल्स टू E इक्वलेंट डिवाइडेड बाई R प्लस R इक्वलेंट, ये करंट का फॉर्मूला होता। I इज इक्वल्स टू V बाई R ही है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले E इक्वलेंट फाइंड आउट करेंगे, E इक्वलेंट फाइंड आउट करेंगे। E इक्वलेंट का फॉर्मूला अगर दोनों पैरेलल में है तो हम डिराइव कर चुके, क्या है, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये क्या है, E इक्वलेंट है। फिर R इक्वलेंट निकालेंगे, क्या, हाँ R इक्वलेंट निकालेंगे। R इक्वलेंट क्या है, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये दो फॉर्मूले हैं। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, E1 कितना है 3, R2 कितना है 2 प्लस E2 कितना है 4, R1 कितना है 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मतलब 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, तो ये कितना हो गया, 3 2 6 6 प्लस 4 10, 10 बाई 3 बन गया। मतलब E इक्वलेंट कितना आ गया, E इक्वलेंट 10 बाई 3 आ गया, हाँ। फिर R ये देखेंगे R1 R2 मतलब 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मतलब 1 प्लस 2 3, तो इसका मतलब हमारे पास ये भी आ गया, क्या, R इक्वलेंट भी आ गया, R इक्वलेंट भी आ गया और ये E इक्वलेंट भी आ गया। तो हम यहां से करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, यानी तो ये वैल्यू इसमें पुट करके भी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये करंट की वैल्यू इसमें पुट करके आसानी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये V इज इक्वल्स टू E इक्वलेंट माइनस I इंटू R इक्वलेंट है, ये V फाइंड आउट करना है हमारे को। E इक्वलेंट भी है, R इक्वलेंट भी है, I नहीं है, तो I की प्लेस पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखो ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हाँ, E इक्वलेंट डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस R इक्वलेंट इंटू R इक्वलेंट, ये V का फॉर्मूला हो गया। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो V इज इक्वल्स टू, इससे मल्टीप्लाई हो गया, हाँ, E इक्वलेंट इंटू R प्लस R इक्वलेंट माइनस E इक्वलेंट इंटू R इक्वलेंट डिवाइडेड बाई R प्लस R इक्वलेंट। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैं, इसमें डिनोमिनेटर 1 है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो अगर ये थोड़ा सा हम इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो E इक्वलेंट इंटू R प्लस E इक्वलेंट इंटू R इक्वलेंट माइनस E इक्वलेंट इंटू R इक्वलेंट डिवाइडेड बाई R प्लस R, ठीक है। तो अब प्लस E इक्वलेंट R इक्वलेंट माइनस E इक्वलेंट R इक्वलेंट चला गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, E इक्वलेंट इंटू R डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस R। अब ये वैल्यूज रख के हम निकाल सकते हैं। E इक्वलेंट कितना है हमारा 10/3, 10/3, R इक्वलेंट 2/3 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा कितना है 10 है, तो इज इक्वल्स टू E इक्वलेंट 10/3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस R इक्वलेंट 2/3 है, 2/3 ये हो गया। तो V का फॉर्मूला क्या हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 32 बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 1 3 और प्लस 2 30 प्लस 2 32, 3 1 3 नीचे आ गया, ये 3 से ये 3 गया, तो V इज इक्वल्स टू 100 बाई 30। जल्दी से मैं टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, 100 डिवाइडेड बाई 32 कितना आता, 3.125 एम्पेयर, सॉरी वोल्ट। V इज इक्वल्स टू 3.125 वोल्ट आया EMF। ये इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार देखना, 4 बार देखना। आप इंडिविजुअल यहाँ से I निकाल के भी ये फॉर्मूले में रख के कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, इतना बड़ा नहीं होता। आप इंडिविजुअल यहाँ से I की वैल्यू निकाल सकते हैं। E इक्वलेंट कितना है, E इक्वलेंट है 10/3
R तो 10 है प्लस R इक्वलेंट कितना है 2/3, यहाँ से I निकाल सकते हैं आसानी से, तो कितना होता है 10/3 होल डिवाइडेड बाई 32/3, 3 से 3 गया, 10/32 हमारा करंट है, वो यहाँ रख के सॉल्व कर सकते, इजी होता, ये ज्यादा इजी होता, ठीक है। वो मैं इसलिए कराया ताकि आपको ये फॉर्मूला भी आया, मेन फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू ER डिवाइडेड बाई R प्लस R, ये वाला फॉर्मूला यहाँ से आ गया। कभी कभी फॉर्मूला भी यूज होता और MCQs में भी आता, नहीं बोले तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ज्यादा इजी मेथड है। I की वैल्यू रख देना, E इक्वलेंट भी मालूम है, निकाले हम 10/3, I की वैल्यू यहाँ से निकाले 10/32, R इक्वलेंट की वैल्यू 2/3 निकाले मैं यहाँ पे, ठीक। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। चलिए, राइट एनी 3 फैक्टर्स ऑन द, अब यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कराऊं और 3 मार्क्स के और फिल इन द ब्लैंक्स कराऊं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से मैं कराता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के डेफिनेशंस वगैरह है ना, वो सारे MCQs में गुजर चुके हुए रहते हैं, ठीक है। तो MCQs फिल इन द ब्लैंक्स में वो सारे आए हुए रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं तेजी से बताता हूँ। देखो, राइट एनी 3 फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, हमारा मालूम है R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। हाँ, नंबर 1 लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नंबर 2 एरिया ऑफ द कंडक्टर, नंबर 3 मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल लिखना है यहाँ पे, मटेरियल का नेचर और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है तो क्या बढ़ता, रेजिस्टेंस बढ़ता है। नेक्स्ट, arrive at J is equals to sigma E, symbols having symbols having usual meaning, or derive the expression for current density in terms of electric field and conductivity of the material using Ohm's law। तो आपको क्या करना है, J is equals to sigma E ये करना है, करंट डेंसिटी का यूज करके, I by A is equals to कंडक्टिविटी भी रहना उसमें, ओम्स लॉ यूज करके, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या रहता स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ रहता R इज इक्वल्स टू V बाई I रहता, ठीक। ये ओम्स लॉ, उन्हें ओम्स लॉ यूज करके करो बोला, ओम्स लॉ ये है R इज इक्वल्स टू V बाई I। तो रेजिस्टेंस हमारे को मालूम है R इज इक्वल्स टू रो L बाई A होता, हाँ ये मालूम है हमारे को, तो R की प्लेस पे मैं सब्स्टिट्यूट करूं क्या, हाँ रो L बाई A इज इक्वल्स टू V बाई I। हाँ, हमारे को V का फॉर्मूला मालूम है, पिछले टॉपिक में देखे हम, क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ रहता, V इज इक्वल्स या E इज इक्वल्स टू V बाई L रहता, ये दोनों भी एक ही फॉर्मूले हैं, तो V की जगह पे EL रखूं क्या, हाँ रो L डिवाइडेड बाई A इज इक्वल्स टू E इंटू L डिवाइडेड बाई I। E से E गया, सॉरी L से L गया, क्या बचा I, इधर आता, रो इधर गया तो क्या होता, I बाई A इज इक्वल्स टू E बाई रो, ठीक है। I बाई A क्या होता, I बाई A होता करंट डेंसिटी, J इज इक्वल्स टू, और 1 बाई रो क्या होता, सिग्मा, तो J इज इक्वल्स टू सिग्मा E, J इज इक्वल्स टू सिग्मा। ये हम पहुंच गए, 2-3-4 फॉर्मूले हैं इसमें, आप स्टार्टिंग ओम्स लॉ से करो बोला, ये ओम्स लॉ ले लिए, R की जगह पे रो L बाई A रखे, V की जगह पे E इंटू L रखे, कट गया तो क्या आ गया, रो बाई A इज इक्वल्स टू E बाई I, I इधर आ गया तो I बाई A इज इक्वल्स टू E बाई रो, I बाई A को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं, I बाई A इज इक्वल्स टू करंट डेंसिटी, ये हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। 3 लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्या है, नंबर 1 वैलिड ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही वैलिड होता है, लो और हाई टेम्परेचर के लिए वैलिड नहीं होता है। नॉट वैलिड फॉर सेमीकंडक्टर्स, ये सेमीकंडक्टर्स के लिए वैलिड नहीं होता है, और नॉट वैलिड एट लो एंड हाई टेम्परेचर, एट लो एंड हाई टेम्परेचर, एंड नॉट वैलिड फॉर ओमिक नॉन ओमिक डिवाइसेस बोल के भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। डिराइव द एक्सप्रेशन I इज इक्वल्स टू VDEN, ये एक्सप्रेशन हमको डिराइव करना है फ्रेंड्स। ये हमारा एक कंडक्टर है, समझ लो कंडक्टर का ये एरिया है, इसकी नंबर डेंसिटी n है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स E जा रहा है, तो करंट का फॉर्मूला मैं स्टार्टिंग से यही बोल रहा हूँ, तो Q बाई T, Q इज इक्वल्स टू कैपिटल N इंटू E इंटू T, तो N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ तो N इज इक्वल्स टू N बाई एरिया इंटू लेंथ, ये AL इधर गया तो कैपिटल N इज इक्वल्स टू NaL आ गया, हाँ ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम, इसीलिए मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं लिखा गिवन में,
क्या लिखना था, लेट देयर बी अ कंडक्टर हैविंग इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी स्मॉल n और क्रॉस सेक्शन एरिया a। ठीक है, ये 2-3 चीजें लिखना था। अब ये n की प्लेस पे ये रख दिया, मैं n की प्लेस पे ये रख दिया, क्या है n a l e डिवाइडेड बाई t। l बाई टी कह रहा था, l बाई टी इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाँ n a v d इंटू इज इक्वल्स टू, यही हमारे को डिराइव करना है, n a v d इंटू। और गिवन कुछ भी नहीं लिख रहा, आप लिख लेना है क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें लिख चुके हैं कंडक्टिविटी के एक्सप्रेशन में। चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाय q इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 5t कूलम, फाइंड द करंट थ्रू द कंडक्टर। तो देखो I इज इक्वल्स टू dq बाई dt, हाँ dq बाई dt इसको डिफरेंशिएट करना है, 2t स्क्वायर माइनस 5t को डिफरेंशिएट करना है d बाई dt से, तो 2 बाहर आ गया, t स्क्वायर मतलब 4t माइनस 5, ये हो गया I, टाइम 2 रख लो इसमें, 4 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5, इसका मतलब 3 एम्पेयर। कैसा आया, ये डिफरेंशिएट करें, 2 बाहर आ गया, टी स्क्वायर का 2t, तो 2 टू द 4, 4t माइनस 5, ठीक है, 5t का डिफरेंशिएशन 5 होता। यहां पे देखो फाइंड द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, हम आपको ड्रिफ्ट स्पीड फाइंड आउट करना है vd फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया a इज इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर है, कैरिंग अ करंट 1.5 एम्पेयर, I इज इक्वल्स टू 1.5 एम्पेयर है। फिर उसके बाद हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n इज इक्वल्स टू 8.5 इंटू 10 पावर 28 पर मीटर। इसमें कुछ भी नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है I बाई ENA, बस खत्म। ठीक है, तो I भी है हमारे पास, हाँ I भी है, E नहीं है ना, E की जो ये है ना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रहता 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ये वैल्यू इसके साथ रख लो, हो गया। I कितना है 1.5 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू n कितना दिया हुआ है 8.5 इंटू 10 पावर 28 इंटू एरिया कितना दिया हुआ है 10 पावर माइनस 7, ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो अब पावर से एक तरफ करेंगे, पावर से एक तरफ करें तो माइनस 19 प्लस 28 माइनस 1, तो माइनस 26 हुआ, माइनस 26 प्लस 28 कितना हो गया माइनस प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 8.5 इंटू नीचे क्या बचा 10 पावर 2, ऊपर गया तो 10 पावर माइनस 2। अब कैलकुलेटर से करेंगे, नीचे का डिनोमिनेटर कर लेंगे, 1.6 इंटू 8.5 कितना होता है 8.5 इक्वल्स टू 13.6, तो अब हमारे पास 1.5 10 पावर माइनस 2 बोले तो इसको हम यही रखेंगे क्या, नीचे डिनोमिनेटर में इंटू 100 के साथ 13.6, 100 बोले तो कितना हो गया 1360, 1.5 डिवाइडेड बाई 1360, 1.5 डिवाइडेड बाई 1360, 0.0011 मीटर पर सेकेंड, बहुत छोटा हो जाता, कुछ तो मिस्टेक हो गया होगा। चलो हमारे पास मिस्टेक को रेक्टिफाई करने का टाइम नहीं है, 0.0011 मीटर पर सेकेंड, ये ड्रिफ्ट स्पीड है। इसको वेरीफाई करो, अगर आपको आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालो, अगर रॉन्ग आया तो, जो भी रॉन्ग आ रहा है आंसर से केयरफुली करना। देखो नेक्स्ट है, a current of 2 ampere flowing through a conductor of resistance 4 ohm, find the electrical energy consumed। electrical energy consumed क्या रहता मालूम है, H is equals to VIT रहता, अगर V नहीं है तो H is equals to I square RT रहता, अगर V नहीं है तो हाँ यही फॉर्मूला है। हीट डेवलप्ड और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों सेम टू सेम रहते हैं। देखो H is equals to I square कितना है 2 स्क्वायर मतलब 4, रेजिस्टेंस भी 4 टाइम 10, तो हीट डेवलप्ड या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड आप दोनों एक कुछ बोल सकते हैं। ये होता 4 4 16 160 जूल पर सेकंड आता, 160 जूल ही जाता। हाँ जी, यहाँ है 2 मार्क्स का, ये थोड़ा सा मैं तेजी से करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम चीजें ये वे भी रहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन मेटल्स, व्हाई देयर इज नो करंट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड electrons are in random motion,
देयर नेट वेलोसिटी एवरेजेस आउट टू जीरो, उनकी जो नेट वेलोसिटी होती उसका एवरेज जीरो हो जाता है, एवरेजेस आउट टू जीरो। शुरू में रैंडम डायरेक्शंस में जाते रहते हैं उनकी जो नेट वेलोसिटी है वो एवरेज जीरो हो जाती है, नेट वेलोसिटी, क्योंकि कोई इधर कोई इधर कोई इधर जाता रहता है, उसका जीरो। स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ का हो सकता है पूछ ले। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर current flowing through a circuit is directly proportional, current flowing through the circuit या फिर flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across it, ये है ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपके पास अगर कोई बुक रहा तो उससे पढ़ लेना। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वेरी विथ लेंथ? इट वेरीज विथ लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली विथ लेंथ एंड इनवर्सली विथ एरिया, इनवर्सली विथ एरिया, पूरा लिखना। नेक्स्ट, मेंशन द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी एंड एक्सप्लेन द टर्म्स। रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो L बाई A, रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ, A एरिया। ये बार बार आ रहा, देखो आपको यहां से मिल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मेंशन एनी टू फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल डिपेंड्स। नंबर 1, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। नंबर 2, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज opposition offered by conductor to the flow of electrons। रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? जो अपोज करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या रहता? रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, या रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम जैसा ऐसा कुछ लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, ये रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स, यहाँ पे इसी के ऊपर लिखना, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एरिया, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया। और रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, डिफाइन करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या है इसका? एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। इसका ये यूनिट हो गया, ये डेफिनेशन। करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, उसी को हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। राइट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। एक्सप्लेन द टर्म्स। J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। ये करंट डेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कंडक्टिविटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये करंट डेंसिटी। ठीक, चलिए ड्रॉ VI ग्राफ फॉर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर ग्राफ। VI ग्राफ क्या रहता है इसका? डायरेक्ट रहता, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता। इसका जो है सो ना, ये ऐसा गिर जाता ग्राफ ऊपर नीचे, इसका ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता, V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता। ठीक है, नेक्स्ट, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, velocity of free electrons in the direction opposite to electric field, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम बिटवीन टू कोलिजन, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव collisions ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑलरेडी हो गया हुआ है। देखो, डिफाइन मोबिलिटी बार बार आ गया, ये भी SI यूनिट क्या रहता है इसका? मोबिलिटी क्या रहता? U इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मेन SI यूनिट है। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकंड रहता, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम बोले तो ये कूलम आ गया,
ये कूलम आ गया, ये न्यूटन पर न्यूटन ऐसा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इसको ऐसा भी कर सकते हैं मैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ई टाउ बाई एम इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ये टाइम है, ये मास, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब कूलम है, कूलम मतलब ए इंटू टी, डायमेंशन की जरूरत नहीं है। हाँ, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, वोल्ट, इसको वोल्ट मीटर में भी लिखेंगे, ठीक है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और ये वोल्ट पर मीटर, वोल्ट ऊपर गया तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, ये ऐसा आना चाहिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्सप्रेशन फॉर मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये है मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बार बार ऊपर का है देखो, मोबिलिटी इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ बाई एम, ये ई से ई चला गया तो ई टाउ बाई एम, ये रिलैक्सेशन टाइम है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी बहुत सारे हैं, राइट एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला एम बाई ई स्क्वायर एंड टाउ ऐसा रहता, सिग्मा का याद रखना एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, तो रो का उसका उल्टा रहता। एक्सप्लेन द टर्म्स, मतलब ये मास है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये एन है, नंबर डेंसिटी लिखना, और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर शोइंग इट्स वेरिएशन ओवर लिमिटेड टेंपरेचर। देखो ये रो एट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी बोले तो टी माइनस टी नॉट, ये वाला फॉर्मूला है। ये रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, और ये इनिशियल रेजिस्टिविटी, इनिशियल टेम्परेचर, और ये फाइनल टेम्परेचर। ये अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, हाउ डज द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर वेरी विद द टेम्परेचर, शो इट्स वेरिएशन ग्राफिकली। मेटालिक कंडक्टर में जो ये है ना, वो ऐसे जाता देखो, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाए तो ऐसा ऊपर जाता, इसमें मेटालिक कंडक्टर में अगर अला रहा तो ऐसे जाता, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। अगर सेमीकंडक्टर रहा, स्टार्टिंग में हम देखे, मैं इसलिए नहीं बता रहा, ये स्टार्टिंग में हम देखे सेमीकंडक्टर रहा तो है ये मेटालिक कंडक्टर के लिए, और ये एलॉयस के लिए, और ये सेमीकंडक्टर्स के लिए। हाउ डज द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयस नाइक्रोम वेरी विद टेम्परेचर, शो इट्स वेरिएशन, ये अभी जो ऊपर का है ना, ये है, ठीक है। ये कैसा डिपेंड करता बोले तो लीनियरली, इट डिपेंड्स लीनियरली लिखना। चलो, हाउ डज द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर वेरी विद टेम्परेचर, शो इट्स, ये भी रेजिस्टिविटी, ये इनवर्सली लिखना, देखो इनवर्सली लिख के ग्राफ ऐसे डालना, वो लीनियरली लिखते हैं वैसे। मेंशन द एक्सप्रेशन फॉर पावर लॉस कंडक्टर, एक्सप्लेन द टर्म्स। पावर लॉस P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू आर, इसको बोलते हैं हम ओमिक लॉस, ओमिक लॉस, क्योंकि एक्चुअल पावर लॉस जो है ना P इज इक्वल्स टू VI रहता। अब V की प्लेस में हम क्या कर सकते हैं, V इज इक्वल्स टू IR सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है यहाँ पर, तो वो ऐसा दिखता है, इसीलिए उसको ओमिक लॉस बोलते हैं। वाई हाई वोल्टेज पावर, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है, देखो एक्सप्लेन है, क्योंकि जो पावर केबल का रहता वो I स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू आर ऐसा रहता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर रहता, ठीक है। नहीं, ये P स्क्वायर बाई ऐसा समथिंग होता है, यहाँ पे देख लेंगे, देखो P इज इक्वल्स टू V इंटू I इज इक्वल्स टू P बाई V, तो जो P रहता वो ओमिक लॉस रहता I स्क्वायर आर, पावर लॉस इन केबल्स इज इक्वल्स टू I की जगह पे P स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू आर, ये रहता रेजिस्टेंस ऑफ केबल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो होता क्या मालूम है कि पावर लॉस ड्यू टू केबल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर कम भी हुआ तो ये ज्यादा लॉस नहीं होता, ठीक है। इसीलिए हम ये प्रेफर करते हैं, क्या प्रेफर करते हैं, हाई वोल्टेज पावर प्रेफर करते हैं, ना कि हाई करंट। डिफाइन EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इन EMF क्या रहता, व्हेन सर्किट इज ओपन, देखो द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज ओपन, द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज ओपन, उसी को हम क्या बोल रहे हैं,
ईएमएफ बोल रहे हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल, सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट रहता उसके रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, मालूम है, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, ये 20 क्वेश्चंस हो गए, ये खत्म ही नहीं हो रहे। हाँ, दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स करंट रूल। इट स्टेट्स दैट द algebraic sum of current at a junction is 0, तो सिग्मा i इज इक्वल्स टू 0। इसका एक्सप्लेनेशन यहां से I1 आ रहा, I2 आ रहा, I3 आ रहा, I4 जा रहा, I1 I2 I3 I4। तो इसके एक्सप्लेनेशन में कैसे लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 इज इक्वल्स टू 0, प्लस लिख के अंदर माइनस। ठीक है, सेम टू सेम इट स्टेट्स दैट in a closed loop the sum of EMFs and product of voltage current current resistance, product of current resistance या resistance current लिखो, product of current resistance equals to 0। ठीक है, इसमें हम सिग्मा v इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। इसमें सिग्मा i इज इक्वल्स टू 0, सम ऑफ ऑल करंट, सम ऑफ वोल्टेज इन ए क्लोज लूप 0 रहता बोलिए, ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज इक्वल्स टू 0 भी बोल सकते हैं। ठीक है, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन ईएमएफ एंड सेल। ईएमएफ का क्या रहता ओपन सर्किट में, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रहता क्लोज सर्किट। ये ओपन सर्किट में रहता और ये क्लोज सर्किट में रहता, और ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ बोल के लिखना, दोनों दो डिफरेंसेस। टर्मिनल पोटेंशियल इज लेस देन ईएमएफ वाई, मालूम है टर्मिनल पोटेंशियल इज आई, बिकॉज when a circuit is connected, resistance of a circuit is also counted। resistance of a circuit भी काउंट होता किसमें, टर्मिनल पोटेंशियल है, ईएमएफ में काउंट नहीं होता। बस इसी वजह से जो ईएमएफ है वो हमेशा ज्यादा रहता किससे, टर्मिनल पोटेंशियल से। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा हो गया, होपफुली खत्म हो गया। हाँ चलिए, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, मैं ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी पीयूसी सेकंड के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।